नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 24 सितंबर 2024 का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के बारे में बता रखा है। संत तुकाराम जी के बारे में बता रखा है। ये 17th सेंचुरी के एक पोइट थे और फिलोसफर भी थे, जो कि शिवाजी महाराज के कंटेम्प्रेरी थे। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं कई बार, क्योंकि आपसे डायरेक्ट यूपीएससी उनका पीरियड नहीं पूछना चाहेगी, या फिर उनका मतलब वो किस समय पैदा हुए थे, किस समय मरे थे, ये सब नहीं पूछना चाहती, तो वो घुमा फिरा के पूछ लेती है। जैसे कि गुरु नानक जी के बारे में पूछा है कि बाबर के कंटेम्प्रेरी थे कि नहीं थे, ये है ना। तो इस तरह से पूछ लेती है यूपीएससी। भक्ति मूवमेंट से एसोसिएटेड ये थे। फिर ये ना वारकरी सेक्ट से बिलोंग करते थे। इसी सेक्ट से और दूसरे भी प्रोमिनेंट संत हुए हैं, जैसे कि ध्यानेश्वर, एकनाथ, नामदेव। इनका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो ये एक तो ये है ना, अभंग जो पोइट्री है ना, इसमें इनका योगदान रहा है। अभंग है ना, डिवोशनल पोइट्री होती है एक तरह की। इसके अलावा जो इन्होंने कम्युनिटी वर्शिप्स को प्रमोट किया, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स इन्होंने ना गाए हैं, जिसको कीर्तन्स बोला जाता है। तो ये लॉर्ड पादुरंगा, लॉर्ड विट्ठल भी जिसे बोला जाता है, विष्णु के जो एक अवतार हैं, उनको डेडिकेटेड होते हैं। इनका जो फेमस वर्क है वो यह है तुकाराम गाथा, जिसमें ना 4,500 अभंगा जो मराठी में लिखे गए हैं ना, उनका कलेक्शन है वो। आगे लेजिस्लेटिव एक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 के बारे में बता रखा है, जिसे यूएपीए बोलते हैं, जो अक्सर करंट में रहता भी है। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए बनाया गया कानून है, जो कि इंडिविजुअल और एसोसिएशन की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ना मोर इफ़ेक्टिव तरीके से रोकने के लिए बनाया गया था। तो आगे यूएपीए का प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस बता रखा है। तो इसमें जो टेररिज्म का कोई अक्यूज़ होता है, उसके प्रोसिक्यूशन के लिए ना गवर्नमेंट को प्रायर सैंक्शन की ज़रूरत होती है। तो इसमें 2 स्टेप्स बताए गए हैं। पहला है इंडिपेंडेंट रिव्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है ना, वो इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा जितने भी एविडेंस को गैदर किया गया है उसका रिव्यू करती है। फिर वो है ना 7 दिन के अंदर गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है इसके बारे में कि प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर बाद अगला स्टेप ये है कि गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होता है। तो गवर्नमेंट फिर 7 दिन लेती है कि जो अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है उसके बेस पे है ना प्रोसिक्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये इसका एक प्रोसीजर है। आगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्पाइस स्कीम के बारे में बता रखा है। स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन सर्टिफाइड एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस। तो ये है ना स्पाइसेस के जो मसाले होते हैं उनके एक्सपोर्ट को एनहेंस करने के लिए, और उनमें ना स्पाइस के जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें वैल्यू एडिशन के लिए चलाई गई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका ऑब्जेक्टिव तो पहले बता ही दिया मैंने आपको। इसके अलावा इसमें कार्डमम जो इलायची होती है उसकी प्रोडक्टिविटी का इम्प्रूव करना भी इसका एक ऑब्जेक्ट, और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी स्पाइसेस की बढ़ाना है एक्सपोर्ट के पहले। मैं कहने का मतलब है कि आपने जब उनको कटाई कर ली, उनकी काट लिया है, तो अब है ना उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होगा वो 15 फाइनेंशियल कमीशन के जो बचे हुए दिन हैं उन दो उसमें ना होगा 2025-26 तक। की हाईलाइट्स क्या है कि मसालों का ना वैल्यू एडिशन करना है, इसमें उनका सेफली उनको पैकेजिंग करनी है, जीआई मसालों का प्रमोशन करना है, और एंटरप्रेन्योरशिप्स को सपोर्ट करना है। स्पाइस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे उनके थ्रू। टारगेट बेनिफिशरीज़ कौन होंगे? फार्मर्स ग्रुप होंगे, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ये सब होंगे। इसमें कोई खास समझाने वाली बात है नहीं। नॉर्थ ईस्ट के रीजन के जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के जो है ना एक्सपोर्टर्स होंगे ना, उनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है इसमें। इसके अलावा ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है एक्सपोर्ट करने के लिए मसालों के लिए, उनको सहायता दी जाएगी। इसमें उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी कि जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने अप्लाई किया है या जो एसएमईज से बिलोंग करते हैं। तो इस स्कीम में ना ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी, जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग से मतलब समझ सकते हो ना कि आप कि प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह के बारकोड लगा दिए जाते हैं, जिनको ना आप सैटेलाइट के थ्रू भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो फिर इसमें क्या है कि मतलब सप्लाई चेन को मेंटेन रखने में आसानी रहती है। ये पता रहता है कि आपका प्रोडक्ट कहाँ से चला था, कहाँ चल रहा है, कहाँ तक पहुँच गया है। हेरा फेरी नहीं हो पाती है ना, पूरे टाइम आपकी ना उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी।
इसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि फंड अवेलेबिलिटी, एप्लीकेशन स्टेटस, बेनिफिशरीज की लिस्ट, ये सब है ना बोर्ड की वेबसाइट पर ना रहेगा। कौन सा बोर्ड? स्पाइस बोर्ड की वेबसाइट पे रहेगा ये ना। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं आगे। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में बता रखा है। इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू है ना इस्टेब्लिश किया गया था। इसके नाम से इसका है ना मैंडेट का पता लग जाता है कि आपको है ना कंज्यूमर को ना स्पीडी जस्टिस देना है और वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, उनके रिड्रेसल को सॉल्व करना है, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। तो ये जो कमीशन होता है ना वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर या सिटिंग जज उसको हेड करता है और वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हो सकता है। आगे इस कमीशन के जुडिक्शन के बारे में बता रखा है कि ये इस तरह की ना कंप्लेंट्स को देख सकता है जिसमें कि 2 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू हो जिनकी, है ना, जहाँ मतलब समझ रहे हो ना कि कंज्यूमर कुछ ऐसा दावा कर रहा है 2 करोड़ से ज़्यादा का है वो, तो उसको देखेगा ये। और अपीलेट और रिविजनल पावर्स के बारे में बता रखा है कि ये स्टेट कमीशंस और जो डिस्ट्रिक्ट फोरा होते हैं उनके ऑर्डर्स को रिव्यू कर सकता है। आगे बता रखा है कि ये ना ये दोनों तरह के ये ना जो कंज्यूमर से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं ना, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो या सर्विस, दोनों के पे ये ना को कवर करता है ये। और आगे ये भी बता रखा है कि कंप्लेंट कौन कर सकता है फाइल को, तो एक तो कंज्यूमर खुद कर सकता है, इसके अलावा एक कोई भी है ना वॉलेंट्री कंज्यूमर एसोसिएशन जो कि है ना कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हो वो कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, या फिर है ना बहुत सारे कंज्यूमर जब अफेक्ट हो रखे हो ना तो वो सब मिलके भी कर सकते हैं। तो NCDRC के ऑर्डर के अगेंस्ट में ना अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है 30 डेज़ के अंदर अंदर में। आगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रखा है। UN सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता रखा है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल है ना UN की जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनमें से एक है। इसको 1945 में एस्टैब्लिश किया गया था UN चार्टर के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ये आपको पता ही है। फर्स्ट सेशन इसका लंदन में हुआ था और जो मेंबरशिप है इसकी 15 मेंबर हैं। 5 तो परमानेंट मेंबर होते हैं जिन्हें P5 बोला जाता है, जिसमें आता है रशिया, US, UK आ गया, फ्रांस आ गया और चाइना है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जिनको है ना 2 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है। हर साल 5 ऐसे ना कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया जाता है। इसकी प्रेसिडेंसी है ना 15 मेंबर्स में है ना हर महीने रोटेट होती रहती है। तो इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी ना वो लास्ट टाइम कब आई थी? 2022 में दिसंबर में आई थी। वोटिंग पावर के बारे में देख लेते हैं आगे कि हर मेंबर को एक वोट होता है। P5 के पास वीटो पावर भी होता है। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट कर दिया ना तो फिर अब रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। तो इस तरह की जो वीटो पावर है वो सिर्फ P5 कंट्रीज़ के पास ही है। तो जब इसकी मीटिंग होती है ना तो UN के जितने भी मेंबर हैं ना 195 कंट्रीज़ के आसपास जो मेंबर हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पर उनके पास वोटिंग की पावर नहीं होती है। तो UNSC की रिजोल्यूशन और कमेटीज़ के बारे में बता रखा है अलग अलग। कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे टेररिज्म के अगेंस्ट में जो काउंटर टेररिज्म कमेटीज़ का जो रेजोल्यूशन था उसका नंबर ये था 1373 था। नॉन प्रोलिफरेशन की मतलब न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का प्रसार नहीं होना, उनको रोकने के लिए ये रेजोल्यूशन था। और जो अलकायदा इनके अगेंस्ट में जो था वो 1267 1267 रेजोल्यूशन नंबर था उसका। इंडिया और UNSC के बारे में बता रखा। इंडिया ने 7 बार है ना नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सर्व किया है और 8वीं बार इंडिया है ना 2021-22 के लिए ना इलेक्ट हुआ था। G4 मेंबर्स के बारे में बता रखा है। G4 मेंबर 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान का, जो कि है ना एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं कि उनको परमानेंट सीट मिले UNSC में। तो वो एक दूसरे की जो बिड है ना UNSC के परमानेंट मेंबर के लिए उसके लिए बिड करते हैं। फिर आगे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मूवमेंट के बारे में बता रखा है, जिसे कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है इनफॉर्मली। तो इसमें वो कंट्रीज आती हैं जो कि ना UNSC के में परमानेंट सीट के लिए एक्सपेंशन को ना अपोज करती हैं। तो इसमें क्या प्राइमरी कौन कौन से मेंबर हैं इसके जो अपोज करते हैं, क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है कि उनका राइवल कंट्री ना को परमानेंट सीट मिले। जैसे इटली, जर्मनी की वजह से है इसमें,
और जैसे पाकिस्तान इंडिया की वजह से, अर्जेंटीना ब्राज़ील की वजह से, साउथ कोरिया जापान की वजह से है, ये सब है। फिर आगे बता रखा है कि यूएनएससी में ऐसा है कि जो यूएन के जो नॉर्मल रूल्स है ना, वो यूएनएससी में जो डेलिब्रेशन होता है ना, उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब यूएनएससी में जब विचार विमर्श होता है तो वो अप्लाई नहीं होते हैं, और है ना इनकी जो मीटिंग्स होती है ना, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। तो ये सब यहाँ इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि कई बार बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं बहुत फेमस चीज़ों के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए पर पता नहीं होती है। फिर आगे CDRI के बारे में बता रखा है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक इंटरनेशनल ग्रुप है जिसको यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में जो इंडिया में हुई थी उस समय लॉन्च किया गया था। तो ये एक तरह की ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसमें कि नेशंस आ गए और यूएन की एजेंसीज़, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो नाम से ही पता लग रहा है कि ना इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो है ना रेजिलिएंट हो क्लाइमेट और डिज़ास्टर रिस्क के लिए, उसको प्रमोट करना है। मेंबर्स 40 कंट्रीज़ हैं, 7 ऑर्गेनाइजेशंस में, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, ये देखने लायक बात है। और जो ये रिपोर्ट देता है वो ये है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट देता है। इसका सिग्निफिकेंस में कोई ख़ास बात है नहीं, है ना, इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। आगे इसमें ना इनिशिएटिव बता रखे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, ये एक इसका इनिशिएटिव है जिसका एम ये है कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके अंदर है ना रेजिलिएंट सस्टेनेबल इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है। इसके अलावा एक DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म भी है जहाँ पे नॉलेज एक्सचेंज कर सकते हो, लर्निंग और कोलैबोरेशन कर सकते हो। ये तो एक तरह से ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग का प्लेटफॉर्म है। इसके साथ में इनकी है ना एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें कि एक्सपर्ट्स और डिसीजन मेकर्स है ना चैलेंजेस उन सबको डिस्कस करते हैं। कहने का मतलब है कि एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है इसकी एक। और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सेलेरेटर फंड बना रखा है इन्होंने। तो ये UNDP और UNDRR के सपोर्ट से बना है। UNDP मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और UNDRR का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। आगे हम ना इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में बता रखा है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होते हैं? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि अपनी ना वैल्यू किसी दूसरे एसेट्स से ना निकालते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनकी जो वैल्यू है ना वो किसी और एसेट्स पर डिपेंड होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लो क्रिकेट का बैट है ना, अब उसकी वैल्यू 1000 रुपये है या कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, मुझे उतना आइडिया नहीं है ना, 5000 रुपये की हो सकती है। पर अब मान लो कि उसके ऊपर रोहित शर्मा ने ना साइन कर दिया, तो अब उस बैट की वैल्यू कितनी हो गई है? ज़्यादा हो जाएगी, 1 लाख रुपए भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बैट तो ये सिर्फ है ना कुछ हज़ार रुपये का ही है, पर इसकी वैल्यू अब 1 लाख रुपए हो गई है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर रोहित शर्मा ने साइन कर दिया। तो ये अपनी वैल्यू कहाँ से डेराइव कर रहा है? रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा इतना ब्रांड है अपने आप में, उससे अपनी वैल्यू डेराइव कर रहा है। अब क्या है कि मान लो कि रोहित शर्मा मान लो कि किसी एक साल में पर्टिकुलरली उतना नहीं चलता, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है, तो क्या होगा कि इसकी वैल्यू ना कम हो जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा अपने आप में उतना ब्रांड नहीं रह जाएगा। क्योंकि लोगों को लगेगा कि यार परफॉर्म तो कर नहीं रहा है, और या फिर ये भी हो सकता है कि उस लोगों को लगेगा कि अब उसकी एज कम हो रही है, शायद है ना वो रिटायरमेंट ले ले, तो हो सकता है 60,000 रुपये का हो जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसकी इस बात पे डिपेंड कर रही है कि रोहित शर्मा का अपना आप में क्या ब्रांड है, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस क्या, उस पर ये डिपेंड कर रहा है। तो उन्हीं को डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। तो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वैसे तो 4 टाइप के होते हैं, पर यहाँ जैसे 2 ही बता रखे हैं, फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में। इसके अलावा फॉरवर्ड और स्वैप्स भी होते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो जैसे मान फ्यूचर और ऑप्शंस काफ़ी हद तक सिमिलर से ही होते हैं, बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है, उसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है जो पेट्रोलियम फील्ड में काम करती है ना। अब वो बाहर से पेट्रोल ख़रीदते हैं। तो अब मान लो कि जैसे कि मान लो गल्फ़ रीजन में है ना अभी इस समय टेंशन चल रही है ना, वॉर एक्सेलेरेट होने के काम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है और बड़ा वॉर हो जाए। तो मुकेश अंबानी को ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब ऐसा ही चलता रहेगा और वॉर और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि पेट्रोल की जो सप्लाई चेन है
वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम बढ़ेंगे। तो वो क्या करेगा कि वहाँ बाहर की किसी कंपनी से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि भाई मैं 3 महीने बाद में, जैसे मान लो कि अभी $100 चल रहा है ना पर बैरल रेट, तो उसको लग रहा है कि ना दाम बढ़ जाएगा, 3 महीने बाद है ना दाम हो सकता है 150 चला जाए, उसको ये लग रहा है। तो वो क्या करेगा, वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा बाहर की किसी कंपनी से कि ये ना मैं $120 पर बैरल पे ही खरीद लूँगा 3 महीने बाद में। अब बाहर की कंपनी है ना, उसको ये लग रहा है कि है ना कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा कोई वॉर होने वाला नहीं है, और दाम है ना जो इतने ही चल होंगे रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो उसको ये लग रहा है कि हाँ यार मेरे लिए तो ये प्रॉफिट की बात है, तो वो एग्री हो जाता है इस चीज़ के लिए। तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मुकेश अंबानी को अपना फ़ायदा लग रहा है कि भाई 150 जा सकता है, 120 में ही खरीद लूँगा मैं। बाहर वाली कंपनी को ये लग रहा है कि यार इतना ही रहेगा, मतलब 100 का 100 ही रहेगा, मुझे 120 मिल रहा है यार, तो ये मेरे लिए फ़ायदे की बात है। तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यही फ्यूचर और ऑप्शन इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऑप्शंस में क्या होता है कि ऑप्शंस में ना आप, यही अंतर होता है फ्यूचर से कि डिलीवरी वाले जो दिन होते हैं ना, लास्ट दिन, उस दिन आप मना कर सकते हो तब बना तब भी, क्योंकि ये एक तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ राइट है आपको कि आप चाहो तो मर्जी है तो आप खरीदो, आपका मूड बदल गया, आपके पास पैसे नहीं है तो आप मना कर दो। पर फ्यूचर में ये ऐसा होता है कि आपको ना खरीदना ही पड़ेगा, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हो जाता है, तो आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ये दोनों में अंतर होता है। तो जो ऑप्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसे कॉल ऑप्शन होता है, तो ये क्या करता है कि ना जिसके पास ये ऑप्शन, जिसने ऑप्शन खरीदा है ना, उसको है ना राइट देता है बाई करने के लिए। और जो पुट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि आपको सेल करने के लिए राइट देता है जिसके पास ये होगा। तो यही इसका पूरा सार है ना, ज़्यादा और कुछ समझने वाली बात है नहीं इसमें। आगे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में बता रखा है। तो ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 से बना था, तो ये इसलिए बनाया गया था कि इसका कि एनवायरमेंटल और जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो केस रिलेटेड केसेस है ना, उसको 6 मंथ के अंदर ना उसका क्विक रिजोल्यूशन हो। इसकी जो सिटिंग्स बता रखी न्यू दिल्ली में प्रिंसिपल है इसकी, बाकी जगह आप देख लेना, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। और पावर और जुडिक्शन के बारे में बता रखा है कि ये ना सिविल केसेस जो एनवायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं ना, उन पे ये सुनवाई करता है। और ना सुओ मोटो पावर्स भी इसके पास, सुओ मोटो का मतलब ये कि खुद से भी ले सकता है ये, है ना एक्शन, मतलब अगर कोई बात हो गई है जैसे एनवायरमेंटल से रिलेटेड, कहीं पे पेड़ काट दिए गए हैं, तो ये खुद से है ना कॉग्निशंस में ले सकता है, कि कोई इसके पास अपील करने जाए ज़रूरी नहीं है, मतलब ये खुद से भी उस पर एक्शन ले सकता है, इसको सुओ मोटो बोला जाता है। तो इसके रूल ये है कि है ना प्रिवेंटिव भी कर ले सकता है मेजर्स, और रेमेडियल भी हो सकते हैं इसके। और ये है ना जो इसका प्रोसीजर यही है कि नेचुरल जस्टिस के ऊपर के जो प्रिंसिपल है ना उसके ऊपर ही उसको फॉलो करता है ना। और ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उस पर ना ये उससे ये बाउंड नहीं है। इसके प्रिंसिपल क्या क्या है, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पे है ना ये काम करता है। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इन सबको प्रमोट करता है। ट्राइब्यूनल है ना जो डिसीजंस को रिव्यू भी कर सकता है, और ये है ना रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है। इसकी जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग है, ये देखने वाली बात है एक तो। और इसके डिसीजन के अगेंस्ट में ना आप सुप्रीम कोर्ट में 90 डेज़ के अंदर में फाइल भी कर सकते हो। तो ये जो किन किन सिविल केसेस को है ना किन किन एक्ट्स के अंडर डील करता है ये देख लेना आप, ये सारे एक्ट दे रखे हैं, है ना। और इसका स्ट्रक्चर ये है कि एक चेयरपर्सन होता है इसका, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर होते हैं इसमें, और जिनका ना टेन्योर 5 साल तक होता है या 65 साल तक, और रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता उनको। और जो गवर्नमेंट होती है ना वो 10 से 20 है ना जुडिशियल मेंबर्स को अपॉइंट करती है, CJI चीफ जस्टिस इंडिया के कंसल्टेशन के बाद में, और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स को भी अपॉइंट करती है। इंडिया है ना 3rd कंट्री है ऐसा जिसने इस तरह का ना ट्राइब्यूनल बना रखा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में। आगे साइंस एंड टेक के बारे में पढ़ लेते हैं। नैनो एंजाइम्स के बारे में बता रखा है। नैनो एंजाइम्स क्या होते हैं कि नैनो मटेरियल हैं जो कि आर्टिफिशियल एंजाइम्स हैं। तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे नेचुरल एंजाइम्स होते हैं उसी तरह कैटालाइट का फंक्शंस करते हैं।
कैटालाइट फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, कोई प्रोसेस हो रहा है, उसको फास्टर कर देना। तो उसमें जो यूज़ होते हैं ना, जो इस तरह के मटेरियल जो कि ना उस पूरे रिएक्शन को फास्टर कर देते हैं, उसको कैटालाइस्ट बोलते हैं। तो ये एंजाइम्स है ना इसी तरह का काम करते हैं। तो ये मेटालिक और मेटल बेस्ड ऑक्साइड और कार्बन बेस्ड और ये सब हो जाए, ये सब फालतू की बातें हैं। तो नैनो एंजाइम्स का क्या एडवांटेज है कि हाई स्टेबिलिटी होती है इनकी, कि है ना बहुत सारी वेरियस कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ना टेम्परेचर और पीएच वेरी करता रहता है। तो उन कंडीशंस में भी है ना ये हाईली एक्टिव रहते हैं और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अलग अलग टेम्परेचर और पीएच रेंज पे काम कर सकते हैं। और इनका बायोलॉजिकल एंजाइम्स के मुकाबले बेनिफिट क्या है कि इनकी कॉस्ट कम है, ड्यूरेबिलिटी हाई है, इनका मास प्रोडक्शन आसान है ना, और इनकी जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स के मुकाबले ना इनकी रिकवरी रेट है ना हायर होती है, बेटर होती है। नैनो एंजाइम्स का ना यूज़ बता रखा है आगे। तो यहाँ पे बता रखा है कि इनको कैसे है ना इनके यूजेस हैं थेरापेटिक्स जो है ना मेडिकल साइंस में, इसमें तो ये कैंसर के अगेंस्ट में, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज होती हैं उनके अगेंस्ट में, इन सब में काम आते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट में इन सब में काम आते हैं, है ना। आगे एंजाइम्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं एक बार, एंजाइम्स क्या थे। तो एंजाइम्स है ना प्रोटीन्स होते हैं जो कि ना केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिज्म को एक्सेलरेट करते हैं बॉडी के अंदर में। तो ये है ना क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस का तो को बनाते हैं और कुछ को ब्रेक डाउन करते हैं। रिएक्शन में ऐसा होता है ना कि कुछ तो बनता है और कुछ ब्रेक डाउन होता है। तो ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहते हैं। इसके अलावा ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और फूड इनमें भी पाए जाते हैं। तो आगे हम पल्सार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पल्सार बेसिकली क्या होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं जो बहुत रैपिडली रोटेट कर रहे होते हैं। तो इनसे क्या पल्सेस निकलती है रेडिएशन की तरह। तो जो ये रेडिएशन होती है वो उनका जो ड्यूरेशन होता है ना, वो मिली सेकेंड से लेकर सेकंड्स तक हो सकता है। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो आगे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में देख लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है, न्यूट्रॉन स्टार एक तरह का ना मासिव स्टार होता है जो अपनी सारी एनर्जी को है ना एक जगह क्लब करके जब उसमें ना भयंकर विस्फोट होता है, तो जो बाद में जो एक लास्ट में जो एक स्टार बचता है उसके अंदर में क्लाउड्स के बीच में जो क्लाउड फॉर्मेशन होता है उसके बीच में जो स्टार बचता है ना उसको न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है। तो जो बहुत भयंकर जो विस्फोट होता है उसको सुपरनोवा बोला जाता है। तो इससे है ना हैवी मटेरियल्स का है ना एक क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है उसके चारों तरफ, और उसके बीच में जो स्टार बचता है ना उसी को न्यूट्रॉन स्टार बोला जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन स्टार है ना बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करता है ना, तो अपने पोल्स से है ना ये बीम को ना एमिट करता है जो कि हाईली मैग्नेटिक फील्ड की बीम्स होती हैं। तो जनरली तो ऐसा होता है कि जो रोटेशन का जो एक्सिस होता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो एमिशन होता है वो सेम ही होता है ना। जिस एक्सिस से जो रोटेशन का एक्सिस है उसी से है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। पर कभी कभी ये मिस अलाइन भी हो जाता है। तो मिस अलाइन जब हो जाता है तो क्या होता है कि हम रोटेशन के दौरान सिर्फ एक ही बार दिखाई देता है ये हमें ना, जब तो इससे क्या होता है एक पल्स का आभास होता है हमें, जब बस जलना बुझना वैसे, इसी से इसका नाम पल्सार पड़ा है। तो ऐसा है कि जब लाइट है ना हमारी तरफ आ रही होती है, अर्थ की तरफ जब दिख रही होती है तो वो जलता हुआ दिखता है हमें, और जब वो दूसरी साइड होता है तो जब क्या होता है कि हमें वो दिखाई नहीं देगा, तो ऐसा लगता है कि वो स्विच ऑफ हो गया है ना। तो इसी से इसका नाम आया है पल्सार, कि जलना बुझना। तो ये इसको है ना रेडियो वेवलेंथ से है ना ऑब्जर्व किया जाता है, और इसका जो मास होता है वो 1.35 सोलर मास के बराबर होता है ऑलमोस्ट कई बार। टिपिकली ना 1.18 से लेके 1.97 तक होता है ये, है ना। सोलर मास क्या होता है, सन के मास को बोला जाता है सोलर मास। न्यूट्रॉन स्टार मैंने आपको बता ही दिया। आगे ग्रीन बैंक टेलीस्कोप के बारे में बता रखा है। ग्रीन बैंक टेलीस्कोप है ना एक फुल्ली स्टेरेबल रेडियो टेलीस्कोप है अर्थ के ऊपर, जो कि है ना यूएस में स्थित है। इससे ज़्यादा इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे है ना सस्टेनेबल रोड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, कि इस तरह की रोड बनाई जा रही है जो कि ना काफ़ी लंबे समय तक रह सके। तो इसमें इनर्ट सॉइल का यूज़ होता है। इनर्ट सॉइल क्या होती है कि बायो माइनिंग और ये बायो रेमेडिएशन में है ना जो सॉलिड वेस्ट निकलता है ना उसका कंपोनेंट होता है ये, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेस्ट प्लास्टिक को यूज़ किया जाता है
बाइंडर मॉडिफायर की तरह पे, कि वेस्ट प्लास्टिक्स को है ना आप क्या करते हो, बाइंडर की तरह यूज़ कर लेते हो। तो इससे एक तो वाटर इंड्यूस जो डैमेज हो जाता है ना, पानी की वजह से जो डैमेज होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप है ना फ्लाई ऐश को यूज़ कर सकते हो, जो कि है ना सीमेंट, कंक्रीट और इसमें है ना एम्बैकमेंट्स बनाने में काम आती है ना, तो इसमें यूज़ कर सकते हो आप। जियो सिंथेटिक्स का यूज़ है ना आपको फुटपाथ वगैरह बनाने में या स्लोप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कोल्ड मिक्स असफाल्ट, मतलब कि ना एक तो डामर होता है जो गर्म करके यूज़ किया जाता है, ये ना ये ठंडे में ही यूज़ किया जाता है इसको है ना, तो ये दूसरे तरह का डामर होता है। तो इसमें क्या होता है, जब आप ठंडे में यूज़ करते हो इसको, तो जो गर्म करने में क्या होता है, गर्म डामर में तो क्या होता है, बहुत सारे ना एमिशंस निकलते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक होते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं होता है। और दूसरा ये कि एनर्जी एफिशिएंट हो गया, ये ठंडा अगर डामर आपने यूज़ कर लिया क्योंकि गर्म नहीं करना पड़ रहा आपको है ना। आगे डिफेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीसी के बारे में बता रखा, जिसका फुल नेम नेशनल कैडेट कॉर्प्स है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसको नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 के तहत बनाया गया था। तो इसका यही यूज़ है कि ना यंग सिटीजन जो होते हैं ना कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनमें सेल्फलेस सर्विसेज को प्रमोट करना, ये सब है इसमें ना। वॉल्ट्री पार्टिसिपेशन है इसका, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आपसे पूछा जाता है कि आपको इसमें पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं करना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये ऑपरेट करता है। और इसके अलावा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ये प्रमोट करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट की गवर्नमेंट्स होती हैं वो है ना एनसीसी के एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और पॉलिसीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करती हैं। तो ये था आज का डिस्कशन, अब कल मिलते हैं।